हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने आवेश और आवेश से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम कूलॉम्स लॉ के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि हमने बात की थी कि इन दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। और हमने एक कूलॉम्स और इस तरह से हमने कूलॉम्स फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला था। वो क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बात करें फोर्स की, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या था? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश था। और पिछले लेक्चर में हमने इस फॉर्मूला पर बेस 3 एग्जाम्पल्स की बात की थी। अब हम इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से संबंधित एक 4th एग्जाम्पल की ओर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एक बिंदु आवेश Q1 इज इक्वल टू 2 कूलॉम। 2 कूलॉम का एक आवेश है जो कि कहाँ पे रखा हुआ है? फ्रेम में 2 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग पर, तथा एक अन्य आवेश Q2 5 कूलॉम आवेश -2 मीटर तो माइनस एक्स डायरेक्शन में और 4 मीटर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। तो इसमें क्या पूछा है? फोर्स ड्यू टू 1 ऑन चार्ज 2, तो इसको पूछा है। विद डायरेक्शन हमने फाइंड करना है ये। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसे। तो वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये कूलॉम्स फोर्स का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि 1 की वजह से 2 पर फोर्स को दिखाना है, बताना है विद डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर 21 वेक्टर का मोड का स्क्वायर इंटू आर कैप 21 कैप R21 कैप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वेक्टर डायरेक्शन की, वेक्टर डिस्टेंस की, R21 की। R21 क्या होगा? ये तो होगी पहले आवेश की पोजीशन, ये दूसरे आवेश की पोजीशन है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, -2 ये हो गई एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप +4 -1 जे कैप। क्या हो जाएगा? -4 आई कैप +3 जे कैप मीटर। R21 वेक्टर कितना निकला हमारा? -4 आई कैप +3 जे कैप मीटर। और इसका मोड लें तो क्या आएगा? 16 + 9 25 √25 मतलब 5। इसका मोड कितना आया? 5। अब इसको हम यहाँ पे रखें के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर। इस यूनिट कैप को हम सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? R21 वेक्टर अपॉन मोड R21 वेक्टर।
तो यहाँ पे तो हो जाएगा 3 R21 वेक्टर का मोड क्यूब इंटू R21 वेक्टर। के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 और Q1 कितना दे रखा है 2 और Q2 कितना है इंटू 5 अपॉन R21 कितना हो जाएगा 5 और क्यूब मतलब 125 इंटू R21 वेक्टर कितना है -4ik प्लस 3j। अगर हम इसको सॉल्व करते तो 5 से कितनी बार जाएगा 25 बार कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू ये कितना जाएगा 18 इंटू 10⁻9 अपॉन 25 इंटू -4ik प्लस 3j। एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी आई ये आई। इसको और हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। ठीक, इससे संबंधित टॉपिक ख़त्म होता है। अगर हम इसको और आगे फर्दर अलग अलग आवेशों की वजह से किसी बिंदु आवेश किसी मतलब अन्य आवेश पर फोर्स को निकालना चाहें, परिणामी फोर्स को निकालना चाहें, तो इसके लिए एक थ्योरम है, उसको देखते हैं अब हम। उसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्थिर आवेश है हमारा, जैसे ये Q1, इसके आसपास में मान लो बहुत सारे आवेश हैं Q2, Q3, Q4। तो इन सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाला कुल कितना बल होगा, तो वो लगने वाला बल इन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बल, इस आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान इनके सभी के सदिश योग के बराबर होगा। इन आवेशों के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो ये इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। किसी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल उसके आसपास स्थित स्थिर आवेशों का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब स्टेशनरी फॉर्म। हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेशों की बात करते हैं केवल। उसके आसपास स्थित स्थिर आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब हम इसका एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है, उसको देखते हैं। फिर यहाँ से हमें एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा, वहाँ से हम फिर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मान लो ये कोई रेस्ट फ्रेम है जिसमें कि ये कोई आवेश रखा है Q0 इनिशियली। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है R0 वेक्टर, और इसके आसपास में मान लो कोई ये पहला आवेश है, कोई Q1 रखा हुआ है, R1 वेक्टर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, वेक्टर डिस्टेंस। कोई ये दूसरा आवेश Q2 और इसकी ओरिजिन से वेक्टर डिस्टेंस कितनी है R2 वेक्टर। और इसी तरह से कोई
तीसरा आवेश है Q3 और इसकी ओरिजिन से वेक्टर डिस्टेंस कितनी है R3 वेक्टर। इस तरह से बहुत सारे आवेश हो सकते हैं। Qn हम बात कर रहे हैं n में आवेश की, तो Rn वेक्टर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई और वैल्यू कितनी होगी इस चार्ज की Qn। तो इस आवेश से दूरी कितनी हो गई त्रिभुज के सदिश नियम से R01 वेक्टर और इसकी वजह से R02 वेक्टर और इसकी वजह से R03 वेक्टर और इसकी वजह से हो जाएगी R0n वेक्टर। तो इस पर लगने वाला बल इन समस्त आवेशों के सदिश योग के इक्वल होगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। तो इसी को बेस मानते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो इस पर लगने वाला बल आवेश Q0 पर लगने वाला बल F0 वेक्टर है, ये हमने एज्यूम किया है। तो इसकी वजह से इस पर बल लगेगा, इसकी वजह से लगेगा, इसकी वजह से लगेगा, इस तरह से सभी आवेशों की वजह से अलग अलग इस Q0 आवेश पर बल लगेगा। तो इस पर परिणामी बल हमें ज्ञात करना है इन आवेशों की वजह से। तो मान लो Q1 आवेश की वजह से लगा इस पर F01 वेक्टर, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा कि Q1 Q0 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R01 वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R01 कैप। इसी तरह से F02 वेक्टर इस Q2 आवेश की वजह से Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा कि Q0 अपॉन R02 वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R02 वेक्टर का कैप। और इसी तरह से n आवेश की बात करें तो हम कहेंगे F0n वेक्टर इज इक्वल टू के Qn Q0 अपॉन R0n वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R0n कैप। ये यूनिट डायरेक्शन को बता रहे हैं हमारे पास। स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि इस आवेश पर लगने वाला बल इन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होता है। तो F0 वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर पहले आवेश की वजह से, F02 दूसरे आवेश की वजह से, F03 तीसरे आवेश की वजह से, प्लस डॉट 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 Qn मतलब nवें आवेश की वजह से लगने वाला बल क्या हो गया Fn वेक्टर। तो इन सभी वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा F0 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q0 अपॉन R01 वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस के Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर का मॉड स्क्वायर R0 कैप प्लस के Q3 Q0 अपॉन R03 वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R0 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से nवें आवेश की वजह से लगने वाला बल क्या था कि Qn Q0 अपॉन R0n का वेक्टर मॉड स्क्वायर इंटू R0n कैप। तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखो क्या कॉमन आ रहा है, K कॉमन आ गया, Q0 कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर लिख लेते हैं कि बचा क्या ब्रैकेट में Q1 अपॉन R01 का वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस डॉट डॉट। इस तरह से n टर्म बनेंगे हमारे पास। तो nवीं टर्म क्या होगी Qn अपॉन R0n वेक्टर का मॉड स्क्वायर इंटू R0n कैप और यहाँ पे ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को ये एक बहुत लेंदी फार्मूला बन गया हमारे पास। तो इसको एक जनरल एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, समेशन फॉर्म में लिखेंगे कि Q0 तो हमारे पास बाहर कॉमन आ गया था, तो ब्रैकेट में क्या था तो उसको लिख रहे हैं हम समेशन फॉर्म में।
समेशन क्यू आई एन तक जा रहा था ये, तो ए इजकल टू 1 टू एन तक अपॉन R0 आई, यहाँ पे एन तक था ये, यहाँ पे एन तक था ये, तो R0 आई वेक्टर का मॉड स्क्वायर, और यूनिट कैसे था हमारे पास R0 एन के, तो ये हमारे पास किसी स्थिर आवेश पर लगने वाले परिणामी बल है, अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाला परिणामी बल है। तो इसको कहते हैं हम सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे संबंधित इस थ्योरम, इस फॉर्मूले पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स नंबर 1, 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। तो देखिए इसको पहले ड्रॉ करते हैं, इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये कोई 9 कूलाम 9 इलेक्ट्रॉन का कोई आवेश है जो बिंदु ए पर रखा हुआ है, और 4 इलेक्ट्रॉन का कोई आवेश बिंदु बी पर रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, तो इसने कहा है एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। मतलब ये वाला आवेश संतुलन में रखना। संतुलन से मतलब है इस पर इधर की तरफ लगने वाला बल और इधर की तरफ लगने वाला बल, दोनों ही बल समान मात्रा में हों, मतलब साम्यावस्था में हो। ये तो साम्यावस्था में होगा तो ये इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। इस क्यू आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा इन दोनों आवेशों की वजह से। तो इस दूरी को निकालना है हमें कि ये दूरी कहाँ पर रखी जाए। मान लो ये दूरी इस बिंदु ए से x दूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स। ठीक है, तो हम कूलम्ब्स फोर्स को जानते हैं, क्या होता है एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जनरल एक्सप्रेशन था हमारा, तो इसी से सॉल्व करते हैं हम। तो F इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या होगा, F1 बोल रहा हूँ मैं इसको, F1 क्या होगा 9Q के 9Q अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर, और इसकी वजह से इस पर कितना हो गया F2 के 4, यहाँ पे e और आएगा ये 4e इंटू क्यू अपॉन बीच की डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये बोल रहा है कि ये संतुलन अवस्था में रहे, तो ये संतुलन में कब रहेगा, जब दोनों ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं यहाँ से, F1 इज इक्वल टू F2। दिस इम्प्लाइज के 9EQ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 4EQ अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या बचा 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा इधर 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन r माइनस एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। दिस इम्प्लाइज 3r माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो 3r माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 3r अपॉन
5। कितनी दूरी आ गई है? 3r/5। तो ये कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है? बिंदु ए से आवेश Q की डिस्टेंस कितनी आ गई? 3r/5। तो इतनी दूरी पर अगर हम इस आवेश को यहाँ से इस आवेश से इतनी दूरी पर रखें, 3r/5 दूरी पर रखें, तो इस आवेश पर लगने वाला बल, इसकी वजह से लगने वाले बल और इसकी वजह से लगने वाले बल दोनों ही समान होंगे, जिससे कि इस पर लगने वाला टोटल बल, कुल बल 0 होगा। ठीक। अब हम फर्दर एक और एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। 4 समान आवेश Q कूलाम स्मॉल a भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, पहले इसका एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लो ये कोई आवेश है, पहला आवेश जो बिंदु ए पर रखा हुआ है, स्मॉल q क्वांटिटी है इसकी। बिंदु बी पर दूसरा आवेश रखा हुआ है, बिंदु सी पर तीसरा आवेश है, बिंदु डी पर चौथा आवेश है। और ये दोनों, ये सभी चारों आवेश कहाँ पे रखे हुए हैं? स्क्वायर की भुजा, जिसकी कितनी वैल्यू दे रखी है? स्मॉल ए डिस्टेंस पर होंगे सभी आवेश, क्योंकि स्क्वायर है। तो किसी एक आवेश पर, मान लो इस पर बात करते हैं, बिंदु सी पर स्थित आवेश पर बात करते हैं, तो इन सभी आवेशों की वजह से लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो अभी हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या देखा था कि किसी भी स्थिर आवेश पर अन्य सभी आवेशों, मतलब इसके पास में रखे अन्य सभी आवेशों की वजह से लगने वाला बल क्या होगा? परिणामी बल इन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले सदिश बल के योग के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस स्मॉल क्यू आवेश से स्मॉल क्यू आवेश पर लगने वाला बल की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों आवेश समान प्रकृति के, तो क्या होंगे? रिपेल होंगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो F, जिसको बोल रहा हूँ मैं F1, और ये समान प्रकृति के आवेश हैं, तो इसकी वजह से बल लगेगा इस डायरेक्शन में। तो F2 बोल रहा हूँ मैं इसको, F2 वेक्टर, और F1, और इसकी वजह से लगने वाला बल इस डायरेक्शन में होगा, इसको बोल रहा हूँ F3 वेक्टर। तो इस पर लगने वाले परिणामी बल को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले F3 और F2 की वजह से परिणामी बल किस डायरेक्शन में लगेगा? तो F23 बोल रहा हूँ मैं इसको F2 और F3 की वजह से लगने वाला परिणामी बल किस डायरेक्शन में लगेगा? तो F23 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस F3 वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस 2F2 वेक्टर डॉट F3 वेक्टर, मॉड F2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस F3 वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस 2। F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है? ये सभी कहाँ पे हैं स्थित हैं? सभी आवेश वर्ग के कोनों पर स्थित हैं, तो वर्ग 90 डिग्री एंगल होगा वर्ग के भुजाओं के बीच में। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल होगा वर्ग की, ये भी 90 डिग्री एंगल पर होंगी दोनों भुजाएं। तो F2 2F2 F3 cos 90 डिग्री, तो 90 डिग्री cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास केवल ये टर्म बचेगी, F2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस F3 वेक्टर का मॉड स्क्वायर। देखो एक्सप्रेशन में देखते हैं हम, इसमें डायग्राम से, ये आवेश और ये आवेश दोनों सेम नेचर के, ये आवेश मतलब ये सभी सेम क्वांटिटी और सेम नेचर के आवेश हैं और सभी सेम डिस्टेंस पर स्थित हैं। कहाँ से? इस सी बिंदु पर स्थित आवेश Q से सेम डिस्टेंस A पर स्थित हैं। तो इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल सेम होगा। तो F2 और F3 की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? √2F2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू F2 √2। ठीक है।
तो F23। अब हम इसकी डायरेक्शन की ओर बात करते हैं। देखो इसकी वजह से लगने वाला बल इस दिशा में हो गया, तो इसकी वजह से लगने वाला बल इस दिशा में, तो इनकी वजह से परिणामी बल किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में दो तरह के बल हो गए, कौन कौन से, एक तो इसकी वजह से लगने वाला बल और दूसरा इन दोनों F3 और F2 की वजह से लगने वाला परिणामी बल भी इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला परिणामी बल F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। ठीक है, दो फोर्स हो गए इस डायरेक्शन में, इस आवेश पर। तो परिणामी बल F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है, a√2 होती है। फर्दर हम इसको और सॉल्व करते हैं। F1 वेक्टर, इसकी वजह से फोर्स के, दोनों आवेश एक जैसे हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस a√2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी डायरेक्शन की बात हम लास्ट में बात कर लेंगे। तो F2 वेक्टर के लिए क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन दोनों ये डिस्टेंस पर हैं तो ए का स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस, हाँ यहाँ पे ये और रह गया √2 आएगा यहाँ पे, √2। हम इसके ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो लास्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस √2। अब इसकी डायरेक्शन किस तरह होगी, देखो इन दोनों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, ए सी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, ए सी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर ये आपको ये वाले फॉर्मूले समझ में नहीं आते हों, वेक्टर फॉर्मूले समझ में नहीं आते हों, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल की क्लास 11th की फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थैंक यू।